हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग हिंदी पेडागोजी स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं तो वहाँ के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज का जो पेपर रहेगा वो आप लोग का रहेगा 6 फरवरी 2023, यानी कि 6 फरवरी के पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। 91 से 120 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, जहाँ पर आप लोग को 91 से 99 तक आपको गद्यांश और पद्यांश की अगर मैं बात करूं यानी कि कविता की, तो 100 से 105 तक देखने को मिल जाता है। और आपको पता है कि जहाँ पर आप लोगों को हिंदी पेडागोजी हो या फिर कोई लैंग्वेज हो, आप लोगों को वहाँ पर गद्यांश पद्यांश या फिर आप लोगों को पेडागोजी पार्ट भी देखने को मिलता है। तो बाकी ये जो क्वेश्चन रहेंगे 106 से 120 तक, वो आप लोगों को शिक्षण आधार हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी के क्वेश्चन रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। नोटबुक पेन लेके बैठेगा। पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ना पेपर दिखा देती हूँ कि कौन सा पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो आप लोग के सामने ये पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से जहाँ से हम डिस्कस करेंगे मैं डायरेक्ट वहीं पे चलती हूँ। देखिए, आप देखिए कहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी पेडागोजी की हम बात करें, यानी कि हम हिंदी पेडागोजी को स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग के सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। हर बच्चे को ना गद्यांश को सॉल्व करने का अपना तरीका होता है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो गद्यांश को रीड कर ले फिर देन क्वेश्चन पे मूव करें, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे मूव करके और फिर वो गद्यांश पे आते हैं कि ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग वहां पर सॉल्व करने बैठेंगे और नहीं हो पाएगा, पर इजी पैसेज रहता है, इजी कविता रहती है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए ध्यान पूर्वक प्रश्नों को यानी कि गद्यांश को रीड करते हैं, फिर प्रश्नों पर चलेंगे और सही विकल्पों का चयन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, लोगों का शोर, ध्वनि यंत्रों का शोर, वाहनों का शोर, उद्योगशालाओं का शोर, इन सब ने वातावरण के शोर शराबे से युक्त कर दिया है ना। प्रश्न है कि इस मारक योग से कैसे बचा जाए। आप लोग को पता है, आप पहले ही लाइन पढ़ के पता है कि क्या चल रहा है, कि वातावरण से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। इतने कि कितने शोर शराबे आपको देखने को मिलते हैं ना। वहां पे क्या है, कभी आप ध्वनि सुन रहे होंगे कि शोर शराबा, कहीं आपकी गाड़ी की आवाज इतनी सुनने को मिल रही होगी। तो हर एक तरीके के शोर की बात की जा रही है ना। वैज्ञानिक इसके लिए अनेक वर्षों से चिंतित हैं, बहुत चिंतित है। क्यों? क्योंकि इन्हीं इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। यदि कल कारखानों में, उद्योगशालाओं में, गैस निकासी चिमनियों में ऐसे प्रबंध किए जाएं कि केवल वायु ही बाहर आ जा सके या फिर अन्य कण अथवा विषैली गैसें बीच में ही शोषित हो सके, तो क्या कुछ प्रदूषणों को रोका जा सकता है। मतलब आपको पता है कितना पॉल्यूशन होता जा रहा है, इससे इतनी बीमारियां होती जा रही हैं, लोगों को कैंसर जैसी बीमारी है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या काफी ऐसी चीजें देखी जा रही हैं कि जिससे इन चीजों से रोका जा सके। वाहनों के धुआं निकास यंत्रों को भी इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उनसे अनावश्यक जो कार्बन बीच में ही रोका जा सके। क्या है, कल कारखानों से निकलने वाले उपद्रव्यों को नदी में न मिलाया जाए, बल्कि क्या किया जाए, पुनः उनका शोधन करके अपद्रव्यों से मुक्त करके ही जल के भूगर्भ में डाला जाए। ठीक है, चिमनियां इतनी ऊंची हो कि धुआं नीचे ना आ जाए। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों को काटना निषिद्ध हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप लोग का पैसेज है। पैसेज पढ़ के आप समझ ही पा रहे होंगे, वातावरण से रिलेटेड है, पॉल्यूशन प्रदूषण से रिलेटेड है। अब चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला 91 को प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न सॉल्व करिए। ये हम लोग देख चुके हैं। अब प्रश्न देखिए, कोलाहल का कारण नहीं है। कोलाहल का कारण नहीं है, क्या कहा गया, क्या लोग है, ध्वनि यंत्र है, वाहन है या पशु पक्षी है। पूरा पैसेज आप लोगों ने रीड किया, कोलाहल उसके अंदर आया था, है ना। तो क्या मतलब, इसका मतलब है पशु पक्षी की बात की गई है ना। गद्यांश में जो कोलाहलों के कारण जो है वो लोगों का शोर हो, ध्वनि यंत्रों का शोर हो, वाहनों का शोर हो, उद्योगशालाओं के शोर को बताया गया है। तो पशु पक्षी का जो उल्लेख है वो यहाँ पर कोलाहल का जो कारण है वो नहीं माना गया है। बाकी सारे चाहे लोग हों, आप देख पा रहे हैं, ध्वनि यंत्र हो या फिर वाहन, ये सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आइए, वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने का उपाय। मतलब इसके लिए तो आप गद्यांश भी नहीं पढ़ेंगे ना, तब भी आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं ना। क्या क्या उपाय है कि वायु प्रदूषण को आप मतलब कि दूर कर पाए, छुटकारा पा पाए। तो देखिए, कल कारखाने बंद कर दिए जाएं। अच्छा, आप कारखाने बंद कर देंगे क्या?
गैस निकासी चिमनियां बंद कर दी जाए, चिमनी में ही वायु संशोधित हो जाए, चिमनी में ही गैस अवशोषित हो जाए। अब खुद बताइए घरों में चिमनियां क्यों लगाते हैं? ताकि जो घर की जो गैस हैं या फिर जो आप देखते हैं कि हवाएं देखने को मिलती है, वो क्या है, वो अपनी चिमनी से बाहर हो जाए, है ना। तो क्या आप उनको बंद करवा देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, चिमनियों में गैस से क्या करें, अवशोषित हो जाएं, है ना। गद्यांश में भी यही कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव, क्या प्रभाव है जो वाहनों से धुआं निकलता है? सबके लिए हानिकारक होता है, केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, केवल पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, या सबके लिए हानिकारक नहीं होता है? पहली बात तो नहीं होता, ये तो बहुत रॉन्ग है। अगर धुआं निकल रहा है तो ऑफकोर्स वो प्रभावित करेगा ही, है ना, हानिकारक पहुंचाएगा हानि। लेकिन किनको? तो भाई सबके लिए है। ऐसा नहीं है सिर्फ पेड़ पौधों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों के लिए, पेड़ पौधों के लिए नहीं, तो सबके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो उत्तर एक यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के आधार पर जल प्रदूषण से मुक्ति का उपाय, क्या मुक्ति का उपाय है जल प्रदूषण से? संशोधित कर दो, पुनः संशोधन, एकत्रीकरण, या फिर जल शोधन। तो क्या है, जल प्रदूषण की बात है तो आपका पुनः शोधन, यानी कि आपकी जो कल कारखानों से निकलने वाले उपद्रव्य हैं वो नदियों में ना मिला जाए, बल्कि उन्हें क्या किया जाए, उनका पुनः शोधन उनको किया जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। चिमनी इतनी ऊंची हो कि वहां तक धुआं ना पहुंच पाए, धुआं अवशोषित हो पाए, धुआं नीचे ना जा आ सके, या फिर धुआं अपना असर खो दे। तो चिमनी इतनी ऊंची हो कि धुआं नीचे ना आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश का मुख्य चिंता क्या है? गद्यांश की जो मुख्य चिंता है वो क्या है? प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या जल प्रदूषण है? आपको पता है कि प्रदूषण के अंदर सब शामिल हो जाते हैं, है ना। तो क्या है मुख्य चिंता? वो प्रदूषण के बारे में कहा जा रहा है। आगे बढ़िए। व्यवस्थित, अगर आप गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पर आप लोगों को व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न देखने को स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इसको भी तैयार कीजिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक है, अब देखिए सामने ही है व्यवस्थित, इसको विग्रह करो, विग्रह मतलब अलग कर दो इसको, तो व्यवस्थ या फिर तो व्यवस्था या फिर इत या व्यवस्थित या फिर स्थित। तो क्या आपको देखने को मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन है व्यवस्था और इत। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था क्या है, एक मूल शब्द है, और इत क्या है, एक प्रत्यय है। शब्दों के अंत में जो लगे उसको प्रत्यय कहते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, व्यवस्था प्लस इत आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेषण क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो जो सब शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्या नहीं है, देखिए, अनावश्यक कार्बन, मारक रोग, वैशैली गैसें, शोर शराबा। तो क्या आपको देखने को मिलता है? तो चौथा जो ऑप्शन है यानी कि शोर शराबा, ये क्या है, ये द्वंद्व समास का है। ठीक है, ये विशेषण विशेष्य नहीं आपको देखने को मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 99 देखिए, चिंतित में, उसमें आपको प्रत्यय देखने को मिल रहा है। पूछ रहा है कि प्रत्यय कौन सा है, बताइए। तित, ये कोई प्रत्यय होता है? इत, ईर्त या फिर तो कौन सा प्रत्यय है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, चिंतित, है ना। चिंत प्लस इत, तो ये क्या हो जाएगा, चिंतित। तो क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने किसके देखे? आप लोगों ने गद्यांश के प्रश्नों को देखा। अब आप लोग क्या देखेंगे? अब आप पद्यांश के यानी कि कविता के प्रश्नों को देखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको भी रीड कर लेते हैं ताकि आप लोग को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर को सही विकल्पों का चयन कीजिए। अब देखिए, पढ़िए। हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो अहो, देखा जरा अपनी दशा, आलस्य को त्यागो अहो। कुछ पार है क्या क्या समय के उलट है, उलट फेर ना हो चुके, अब भी सजग होंगे न क्या, सर्वस्व तो ही खो चुके। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर ना केवल दिन भरो, बरबीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एक पद्यांश यानी कि कविता है। बेसिकली इसमें ना आपको उठने के, लड़ने की बात की जा रही है, आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने की बात कही जा रही है ना। कष्टों से डर कर मत बैठो बल्कि उनसे लड़ना सीखो। तो ये आपकी क्या है, कविता है। अब हम लोग कविता से रिलेटेड, पद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, जो निरर्थक दिन बिता रहे उन्हें डैश बताया गया है। क्या है, वीर समान, सजग पूर्ण, आलसी या फिर मृतक समान।
तो बताइए कौन है? तो मृतक के समान उनको बताया गया है। जो निरर्थक हैं, जो दिन बिता रहे हैं, बस ऐसे काट रहे हैं अपने दिन को, उसको क्या कहते हैं? मृतक के समान बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कविता का प्रेरणा स्वर क्या है? आपको किससे प्रेरणा मिल रही है? कर्मशीलता, सजगता, सजगता, युद्ध रत रहना, रुद्ध रत रहना, आलसी या आलस्य, सजगता। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? तो पहला जो है यानी कि कर्मशील सजगता है ना। क्या कह रहा है कि आलस्य को छोड़ो और कर्मशील बनो, कर्म करने वाले बनो, है ना, और आगे बढ़ो। ठीक है, आलस्य को क्या त्याग दो, अपने जो विघ्न है, बाधाओं को, उनको हर लो। ठीक है, आगे देखिए, कवि ने मनुष्य के किस महत्वपूर्ण गुण की ओर संकेत किया है? कौन से गुण की ओर संकेत किया है? वीरता पूर्वक कठिनाइयों का सामना करना, अपने इष्ट के चरणों में सर्वस्व देना, सोना छोड़कर युद्धरत कर रहना, या दुश्मनों के प्रति धैर्य से व्यवहार करना। तो क्या कहा गया है? तो आपको कहा गया है कि वीरता, कठिनाइयों का सामना करना, है ना। बार बार कह रहे हैं क्या कि वीर बनो, वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो, है ना, कष्टों को हरो, जो भी आपकी बाधाएं हैं उनको दूर करो। ठीक है, तो ये पहला जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, उठो जागो प्रतीक है किसका है? स्वतंत्रता के लिए उलट फेर, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, सोकर जल्दी बिस्तर छोड़ देना, या फिर सर्वस्व खोना और धैर्य धारण करना। तो जागो उठो, ये उठो जागो ये किसके लिए है? तो सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिल रहा है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, संसार को डैश कहकर संबोधित किया है। बताइए क्या कहा है? युद्ध विजयी, धैर्यधारी, युद्ध क्षेत्र, या फिर स्मारक स्थल। तो क्या कहा गया है? थर्ड ऑप्शन, यानी कि युद्ध क्षेत्र कहा गया है। कहा है ना कि संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। समरस्थली मतलब युद्ध क्षेत्र कहकर संसार को संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा शब्द जो है वो क्या है? समूह से भिन्न है, यानी कि अलग है। आलस्य है, आलसी है, सजग है, या फिर वीर है। तो कौन सा शब्द जो है वो है आलस्य, या सजग जो है, आलसी, सजग और वीर, ये तीनों क्या है? विशेषण है। कैसी बस विशेषता बताते हैं? तो गुणवाचक हैं। ठीक है, तो जो अलग है वो आपका आलस्य वो है, वो आपको अलग देखने को मिल जाता है। तो अभी तक आपने क्या देखा? गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को देखा, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे? हमने बात की थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद आ रहा होगा, कि पेडागोजी पार्ट की भी, है ना, शिक्षा शास्त्र की भी हम लोग बात करेंगे। तो अब आपका जो है वहां के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अब आप लोग उन प्रश्नों को देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके आधिकारिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा? बताइए किसके उससे मिलेगा? तो आपको पता है कि अगर विद्यार्थियों की बात की जा रही है, यानी कि किनसे उनको बेसिकली प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो बताइए किससे होंगे? भाषा की बात करी जा रही है, भाषा में और विकास की बात है। तो बच्चे पर बोझ डालने बगैर सीमित संसाधनों से, देखो बोझ जो होता है ना वो नेगेटिव आंसर होता है, तो उस पर ना कभी भी पॉजिटिव वे में या उसके बारे में तो अपने आप ही एलिमिनेट कर दिया करो, है ना। सजग लेखन वाचन बहुविध तरीकों से, अच्छा आप जिनको जितना उनको लिखवाएंगे उतना बुलवाएंगे, उतने बहुत सारे तरीके यूज करके जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों को अनुकूलन करके, अच्छा जो बहुत अच्छे से पहले से भाषाओं में उनको और अच्छा बनाने के लिए कह रहे हैं ना। कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहां पुस्तक रखकर, अच्छा ये कौन सा पॉजिटिव है आंसर है? सक्रिय कहाँ बच्चा करके सीख रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव है। लेकिन सेकंड और थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बच्चों को और लिखवाइए, सजग लिखवाइए सहज रूप से, और वाचन के बहुत सारे और तरीकों से क्या किया जा सकता है? बच्चों में भाषा और साक्षरता का विकास पर बल इनको मिलेगा। ठीक है, चलिए, अंजना जो है वो व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। अंजना जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि उसको किस तरीके से बच्चों को बेसिकली पढ़ाना है। ठीक है, तो अब आप उसमें देखेंगे कि आप उससे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाएंगे। आप कैसे बताएंगे कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो चलिए आप पढ़िए, व्याकरण के नियम कैसे बनाते हैं, इनकी व्याख्या करना, मतलब आप बता दो कि कैसे उनके नियम बनाए जाते हैं और उनकी व्याख्या करवा दो। स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, मतलब वो कह रही है कि आधुनिक, आपको पता है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण को अलग से नियम रटने के बजाय क्या कहा जाता है कि वास्तविक जो भाषा की लैंग्वेज की वास्तविक प्रयोग के दौरान सीखना जो है, सिखाना अधिक प्रभावी होता है।
ठीक है। तो विद्यार्थियों को क्या करो, नियमों के संदर्भ में समझाएं और उसको फिर उनका प्रयोग बेहतर सिखाएं। तो ये एक पॉजिटिव आंसर है। आगे देखिए, यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो उसे सबसे पहले उनका अच्छा, मतलब कोई अलग से आपको देखने को मिलता है ना, जैसे आपको देखने को मिलता है एक ही तरीके की फॉर्मूले से कई ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं ना, तो अब वो कह रहे हैं कोई अपवाद है तो उसको पहले पढ़ा दो। अच्छा, आप बच्चे को पहले अपवाद पढ़ा देंगे तो बच्चा सीख जाएगा? नहीं, बल्कि भ्रमित हो जाएगा, है ना। व्याकरण की भूमिका व महत्व का वर्णन, अच्छा आप व्याकरण को बता दो कि किस तरीके से उसकी भूमिका है, क्या उसका महत्व है, तो बच्चा क्या सीखेगा, इंटरेस्ट आएगा? नहीं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड आपका हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं कि आधुनिक भाषा शिक्षण में व्याकरण के संदर्भ में पढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है और स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना और भी प्रभावित माना जाता है। तो ये क्या है, यही बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बात है के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा आपको देखने को मिलता है, बताइए। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्रियों का चयन किया जाना चाहिए, सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें अपने आप में पर्याप्त हैं, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को कुछ और देने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं अगर भाषा लर्निंग के लिए कौन कौन सी आपकी जो सामग्री निर्माण का पूछा जा रहा है कौन सा है, तो वो कह रहे हैं भाई पाठ्य पुस्तकें यानी कि जो बुक्स है वो इनफ है, इससे ज्यादा मत पढ़ाओ, है ना। सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अगर आप शिक्षण सामग्री का यूज कर रहे हैं, बच्चों को भाषा यानी कि लैंग्वेज लर्निंग सिखा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सरल से जटिल की ओर आगे बढ़ना है ना, ताकि बच्चे में धीरे धीरे नई नई अवधारणाएं आपको देखने को मिल जाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो सेकेंड होना चाहिए, यानी कि सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए, कि जिस तरीके से उनका स्तर है बेसिकली उस हिसाब से उनको तैयार करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, बच्चा कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा है वो देख रहा है अध्यापक, टीचर गलतियों के प्रति रूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं, जहां वो गलती कर रहे हैं ना तो वो क्या करते हैं, दोबारा से उनको पढ़ाते हैं और उनका क्या करते हैं, स्पष्टीकरण उन्हें देते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा, बताइए किसमें आएगा, सूक्ष्म शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, नियमित शिक्षण या फिर चुनौतीपूर्ण शिक्षण। तो अब बताइए, आप बच्चे को कहीं गड़बड़ कर रहा है, उसको सिखा रहे हैं दोबारा, बेसिकली एक अच्छा ये तो उपाय है, बच्चे को तो सिखाना चाहिए, किसमें आता है, तो आपको पता है ये हर साल आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है, क्या, उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों जो कमी करता है, जो उनमें त्रुटियां हैं उनका विश्लेषण करते हैं और उसमें सुधार करने का यानी कि पुनः शिक्षण उनको कराया जाता है ना। तो इसे क्या कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को पता है कि इसे क्या कहते हैं, रेमीडियल टीचिंग भी कहा जाता है। इंग्लिश पेडागोजी में भी आप पढ़ते हैं, वहां भी आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 पर देखिए, शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन समझते हैं, फ्री राइटिंग का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थियों को बिना अधिक नियम और त्रुटियों की चिंता किए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फ्री छोड़ दो, उनके विचार के रूप में व्यक्त करने के लिए अवसर दे दो कि आप अपने हिसाब से लिखो। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए, ले पहले ही आप लोगों को लीजिए, पहले ही बोल दिया गया कि मुख्य दर जो है वो सटीकता पे ले आओ और प्रवाह मुक्त बना दो। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने में स्वच्छंद है, कि मतलब पहली लैंग्वेज चूज कर लो या सेकंड कर लो, वो अपने आप स्वतंत्र है इस चीज में। थर्ड देखिए, शिक्षार्थी रचनात्मक के लिए स्वच्छंद है। अच्छा, लास्ट देखिए, लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र। अच्छा, बच्चा लिखे चाहे ना लिखे, अब फ्री राइटिंग करवाई क्यों रहे हैं जब नहीं लिखना उसको, तो है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड जो है वो बेस्ट है फ्री राइटिंग के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षार्थियों को रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए, बिना किसी दबाव के वो क्या करे, अपने विचारों को वहां पर प्रस्तुत यानी कि व्यक्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 111 देखिए, व्याकरण के कार्य कैसा होना चाहिए, बताइए। संदर्भ के अनुसार होना चाहिए, जीवन उन्मुखी होना चाहिए, नियमों पर केंद्रीय मतलब नियम रटवा दो उनको, है ना, स्मृति आधारित होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप लोग को पता है कि व्याकरण भाषा शिक्षण में जो व्याकरण को संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट के साथ सिखाना अधिक प्रभावी माना जाता है ना, बहुत ज्यादा उपयोगी। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी अपनी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग इसमें करते हैं और नियमों को बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया जाता है। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिलता है।
ठीक है। आगे देखिए, भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा क्या सही है? सभी प्रकार का विषय वस्तु भाषा अधिगम है। नेक्स्ट देखिए, विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, मतलब साइंस और मैथ सीखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। लास्ट देखिए, भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर होना चाहिए। तो आप खुद बताइए, भाषा के लिए जो क्या सही है, कौन सा सही है? तो फर्स्ट है कि सभी प्रकार का, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, सब में आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, यानी कि भाषा सीखने की आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक, मतलब भाषा में, लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा है ना, लैंग्वेज को और अच्छा बनाने के लिए बात की जा रही है। तो उसमें सबसे उपयुक्त किस प्रकार से विकसित किया या की जा सकती है? तो बताइए, व्याकरण उनको सिखा दो, ड्रिल और अभ्यास करवा दो, रटवा दो। नियमित रूप से श्रुत लेख, मतलब डेली आप उनको डिक्टेशन देने का काम करें। ये इस तरीके से कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों को जितना उनको कहोगे इस कार्य में कार्य कीजिए, इस आधार पर उनको कोई टॉपिक दे दो, फ्री छोड़ दो, है ना, और उनको कहो कि आप खुद करके सीखिए, तो वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज पे पकड़ बनाएगा, यानी कि उसमें निपुण होगा, है ना। लास्ट देखिए, शब्द भंडार, यानी कि उनको डिक्शनरी पकड़ा दो, है ना, इसके तरीके से। तो बताइए, थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो 14 वाला प्रश्न देखिए, कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया। कक्षा 5th की, मतलब ध्यान रखना क्लास 5th की टीचर की बात की जा रही है। कक्षा के लिए चयन किया उसने कहानियों के लिए। कहानियों के चयन हेतु किस मापदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए उसको? यह विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि बच्चों के इंटरेस्ट पे आधारित ना हो। सेकंड देखिए, यह विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, आप एक बच्चे को बिल्कुल टफ पढ़ा दो, क्या ये करेक्ट है? आपको तो मेंशन किया गया है कि क्लास 5th की बात की जा रही है ना। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब बच्चों की चीजों को ध्यान में रख के पृष्ठभूमि को ध्यान में बिल्कुल रखिए। लास्ट देखिए, चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। अच्छा, जो भी उन्होंने पुस्तक भूमि को चयन किया है, मतलब पाठ्य पुस्तकों को, वो भारतीय पृष्ठभूमि से ही चयनित हो। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता? तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय पुस्तकें से चयनित होने चाहिए, ये रॉन्ग है। ठीक है, कहानियों का जो चयन है वो केवल भारतीय पृष्ठभूमि के आधार पर, ऐसा कोई आप मापदंड बांध दोगे कि कहीं और से रिलेट ही ना करे, सिर्फ भारतीय पृष्ठभूमि को ही इंपॉर्टेंस दोगे, तो रॉन्ग। बल्कि क्या होता है, इसमें आधारित हो कि बच्चों की रुचि, भाषा का स्तर, पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण, ये सब जो है वो होनी इंपॉर्टेंट है। बल्कि राष्ट्रीय सीमा एक तरह से नहीं शर्त इसमें रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, 115, यानी कि एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर में से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है। यह किससे मेल खाता है? बताइए, बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पादक, मॉनिटर परिकल्पना, या फिर स्वाभाविक क्रम। एक शिक्षार्थी है, बच्चा है, जो वो अपनी जो पठन क्षमता है उसको क्या करता है, अपने संज्ञानात्मक समझते हैं, क्रिटिकल, है ना, स्तर के एक चरण ऊंचे, मतलब एक लेवल ऊंचा, बेसिकली अपठित पाठ्य सामग्री को जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या है? तो भाई उसका दिमाग बहुत सही है, बहुत अच्छा है, यानी कि उसका लेवल थोड़ा अप है ना। तो बोधगम्य निवेश जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, 116 देखिए, जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने का अवसर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? बताइए, भाषा का एकीकरण। आप बच्चों को और लैंग्वेज सिखा रहे हैं बेसिकली, है ना। भाषा एकीकरण, भाषा अर्जन, भाषा बोधगम्यता या भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, यानी कि वह अवधारणा है इसमें कि जिसमें आप सभी विषयों के शिक्षण में भाषा के विकास को अवसर का समावेश किया जाता है, यानी कि हर बच्चा हर लैंग्वेज को सीख सकता है। तो उसमें किसको शामिल किया जाता है? भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, है ना। भाषा अर्जन तो वो होता है जो बच्चा पहले ही, बच्चा जो है वो स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखता है ना। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा के आंकलन में निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो अभी हमने पढ़ा था इसके ऊपर, उपचारात्मक। और जब हम लोग उसकी कमियों को दूर करते हैं, बिल्कुल ही, है ना, क्यों क्या कर दें, उसको और तरीके से अच्छा कर दें, तो क्या हो जाता है, वो ये आपका निदानात्मक होता है। जैसे देखिए, ऑप्शन पढ़िए, उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी की उपयुक्तता का आंकलन करना,
कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए निपुणता की परीक्षा लेना, भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की क्षमता की जांच करना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। मैंने अभी आपको बताया जब मैंने प्रश्न ही पढ़ाया था कि उपचारात्मक शिक्षण जो है उसका जब पता चल जाए बच्चे में क्या उद्देश्य है उसका होता है, कमियों का पता लगना, तो वही निदानात्मक है ना। डॉक्टर के पास जाके पहले बीमारी बताओ, डॉक्टर बीमारी बता दे फिर आपको इलाज कर दे, तो वही क्या हो जाता है, वही बिल्कुल उपचारात्मक और निदानात्मक में भी कनेक्शन देखने को मिलता है। आगे देखिए, वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सके। इसमें क्या है, हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह, इन सबको समावेश किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, संयोजन, प्रतिलेखन, मुक्त हस्तलेखन या फिर लेखन के बारे में लिखना। इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको, क्या है, प्रतिलेखन है ना। ये इसमें क्या है, ये लेखन का एक कौशल है। लेखन के भाषा के 4 कौशल कौन कौन से, लेखन, पठन, वाचन और श्रवण, है ना। मैंने थोड़ा अपोजिट ऊपर नीचे बोल दिया, लेकिन आप इसको एक क्रम में कर लीजिएगा। तो उसमें जो शामिल है लेखन कौशल, उसके अंदर प्रतिलेखन को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ी, साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। साझा पठन की बात की जा रही है। आपने जिस पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ा, कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहना, सस्वर पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे सामूहिक जो रूप से दोहराने के लिए ना कहना, पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, या फिर पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ाया जाए, अपरिचित शब्दों के साथ साथ किया जाए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ देखने को मिलता है। साझा पठन की बात है, यानी कि अध्यापक पठन का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसमें हाव भाव हो, उचित उच्चारण हो, विराम चिन्ह हो, इन सब का रणनीतियां दिखाई जाती है, यानी कि शब्दों से कैसे निपटने की रणनीतियां हैं उसको दिखाया जाता है। एक लास्ट प्रश्न है आपका, अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है फिर परिभाषा देती है। बिल्कुल नहीं सोचना है, बहुत ईजी है। पहले क्या कर रही है, पहले एग्जाम्पल्स दे रही है, उदाहरण दे रही है, फिर नियमों की और आगे बढ़ रही है ना। तो इसको तो आपको नाम से समझ आ गया होगा कौन सी विधि है, तो आगमनात्मक विधि है। निगमनात्मक में तो आप पहले नियम समझाते हैं, देन आप उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं, है ना। संप्रेक्षणात्मक नहीं है, कम्युनिकेशन विधि की बात नहीं की है, प्रदर्शन यानी कि दिखाने की बात नहीं की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। पहले इसमें आप उदाहरण पढ़ाते हैं, देन नियमों की और आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखा, 91 से 120 प्रश्नों तक देखा, डिटेल में सॉल्व किया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।